और इसी बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां घर में कैद महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने महिला का किया था रेस्क्यू। 16 साल से घर में कैद थी महिला। ससुराल वालों पर कैद रखने का आरोप लगाया गया था। मायके पक्ष ने आरोप लगाया था। हालांकि दोनों ही तरफ से कई सारी यहां पर दलीलें भी पेश की गई थी। और पुलिस ने जिस महिला का रेस्क्यू किया था उस महिला को हॉस्पिटल एडमिट किया, जहां पर उनका इलाज किया गया। लेकिन दुखद खबर यह है कि महिला की मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल महिला जो थी वो पूरी लकड़ी की तरह सूख चुकी थी। संवाददाता वासु चौधरी जुड़ गए। वासु, जिस महिला का रेस्क्यू किया गया था, अब उनकी मौत की जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला भोपाल के जहांगीराबाद थाना इलाके के जो बरगी क्षेत्र है वहां से सामने आया था। एक महिला 16 साल से काफी बुरी हालत में अपने ससुराल में रह रही थी। मां के पक्ष में आरोप लगाया कि उसे कैद कर रखा गया था। उसका खाने पीने का किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लगातार उसे प्रताड़ित किया जाता था। और ये बात जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने बाकायदा महिला को वहां से रेस्क्यू किया था। भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ पर बीते करीब 2 हफ्ते से महिला का जो है वो इलाज चल रहा था। लेकिन महिला की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, वो चलने फिरने, यहाँ तक कि उसको बोलने में तक बेहद तकलीफ होती थी। वो बातचीत तक नहीं कर पा रही थी। और इलाज के दौरान अब आखिरकार वो बुरी खबर सामने आई, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। तो महिला की मौत हो चुकी है। पुलिस ने पहले ही इस पूरे मामले को लेकर जो केस है वो दर्ज कर लिया था और लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही थी। पुलिस की ये कोशिश जरूर थी कि महिला की हालत में थोड़ा सा सुधार हो, ताकि महिला के जो बयान है वो दर्ज किए जा सके। लेकिन अब बहरहाल देखना होगा कि पुलिस महिला की मौत के बाद इस पूरे मामले में कुछ धाराएं और बढ़ाती है और क्या कुछ कार्रवाई जो है वो फिलहाल पक्ष के खिलाफ इस पूरे मामले में की जाती है। क्योंकि महिला की जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है और उससे समझा जा सकता है कि किस हालत में महिला रही होगी। और जब उसकी हालत बिगड़ रही थी तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, महिला का पति था, महिला का के सास ससुर थे और बच्चे भी थे महिला के, ये भी बताया जा रहा है। तो उन ने क्या महिला पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, इलाज तक उपलब्ध नहीं कराया। ये तमाम सारे जो सवाल है वो इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। बहरहाल पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये संवेदनशील मामला है और महिला को न्याय दिलाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने का जो काम है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल वासु, और वाकई में ये बहुत ही हालांकि इसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से कई सारी बातें भी रखी गई। ससुराल पक्ष पर जो आरोप लगाए जा रहे थे उनका भी ये कहना था कि अचानक से 16 साल बाद याद आ रही है महिला की। निश्चित तौर पर देखिए, मां के पक्ष ने जो एक बड़ा कदम उठाया उसमें काफी समय लगा उनको, क्योंकि 2006 में महिला की शादी हो गई थी और ये बताया गया कि 2008 के बाद से लगातार जो स्थितियां हैं वो बिगड़ी रही। तो मां के पक्ष का जो स्टैंड सामने आया वो भी काफी लंबे समय बाद सामने आया। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष, क्योंकि महिला उनके पास थी, उनके घर में थी, वो नीचे के फ्लोर पर रहते थे, महिला को एक ऊपर के फ्लोर पे रखा गया था। तो महिला के उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उन्हें ध्यान देना चाहिए था। अगर उनकी हालत ठीक नहीं थी तो उन्हें अस्पताल में उनको भर्ती कराना चाहिए था, इलाज कराना चाहिए था। और वो भी मां के पक्ष से संपर्क कर सकते थे कि इनकी हालत बिगड़ रही है और उनका सहयोग भी इस पूरे मामले में ले सकते थे। लेकिन इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि दोनों ही परिवारों के बीच में जो स्थितियां थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो महिला है उनको भुगतना पड़ा है। बहरहाल पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद यही कहना है कि जिसके लिए जो भी लोग भी जिम्मेदार है ससुराल पक्ष के, बिल्कुल उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे बड़वानी की, जहां पर जमीन विवाद की शिकायत करने थाने पहुंचे युवक की तबियत अचानक से बिगड़ने के बाद मौत हो गई। युवक की मौत से नाराज परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया गया। तो देखिए, एक वीडियो भी सामने आ रहा है। बड़वानी का पूरा घटनाक्रम है। जमीन विवाद की शिकायत करने थाने पहुंचे युवक की अचानक से तबियत खराब हुई और तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। तो थाने में युवक की मौत के बाद काफी हंगामा हुआ और आप ये देखिए, शिकायत करने पहुंचा था युवक और अचानक से वो कुर्सी में बैठे बैठे बेहोश हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और चलिए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं।
4 पिलर्स की पहचान की थी। पहला, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे। तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमने इन 4 पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। फ्रेंड्स, हमारे यहां फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम भारत में ही उनको मैन्युफैक्चरर न करते। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। आज 200 से ज्यादा है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है। और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक दुनिया को एक कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। हम भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी के पिलर पर काम करते हुए भारत में हमने ये सुनिश्चित किया कि हर घर कनेक्ट हो। हमने देश के कोने कोने में मोबाइल टावर्स का एक सशक्त नेटवर्क बनाया, जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वहां बहुत कम समय में ही हजारों मोबाइल टावर लगाए गए। हमने रेलवे स्टेशन और दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई की सुविधा दी। हमने अपने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड को अंडर सी केबल्स के माध्यम से कनेक्ट किया। भारत ने सिर्फ 10 साल में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, उसकी लंबाई धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी से भी 8 गुना है। मैं भारत की स्पीड का आपको एक उदाहरण देता हूं। 2 साल पहले मोबाइल कांग्रेस में ही हमने 5G लॉन्च किया था। आज भारत का करीब करीब हर जिला 5G सर्विस से जुड़ चुका है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है। और अब हम 6G टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, भारत ने टेलीकॉम सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, जो इनोवेशन किए, वो अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। इससे डेटा की कीमत बहुत कम हुई। आज भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत लगभग 12 सेंट प्रति जीबी है, जबकि दुनिया के कितने ही देशों में 1 जीबी डेटा इससे 10 गुना से 20 गुना ज्यादा महंगा है। हम भारतीय आज हर महीने औसतन करीब
30 GB डेटा कंज्यूम करते हैं। साथियों, इन सारे प्रयासों को हमारे चौथे पिलर यानी डिजिटल फर्स्ट की भावना से नई स्केल पर पहुंचाया है। भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया। भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए और इस प्लेटफॉर्म पर हुए इनोवेशन ने लाखों नए अवसर पैदा किए। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। अब आजकल ओएनडीसी की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ओएनडीसी से भी डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली है। हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर काम मिल रही है ग्वालियर से, जहां मां बेटी की हत्या का मामला सामने आया। मां बेटी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। फ्लैट नंबर 322 में लाश मिली है। गार्डन होम्स की घटना बताई गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया। चौंकाने वाली पूरी घटना है ग्वालियर में, और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गया। सुशील, ये पूरा मामला बताइए, क्यों पीटा गया मां बेटी को? देखिए, ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गार्डन होम्स सोसाइटी की ये पूरी घटना है। यहाँ फ्लैट नंबर 322 में रहने वाली रीना भल्ला, करीब जिनकी उम्र 57 साल है, उनकी मां जिनकी उम्र लगभग 80-85 साल है, दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, पीट कर फ्लैट के अंदर। और घटना की जानकारी सुबह लगी, जब ये बाहर नहीं निकली तो फिर रिश्तेदार और अन्य लोग आए, तब जानकारी लगी कि किसी ने इनकी हत्या कर दी है। हत्या की जानकारी मिलते ही तत्काल एसपी और आईजी के साथ ही फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। अभी फ्लैट के अंदर ही पुलिस, फोरेंसिक और एसपी, आईजी सभी मौजूद है। वहां घटना का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। उसके साथ ही गार्डन होम्स सोसाइटी में लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ संदिग्ध भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है उससे ये साफ है कि जो हत्या करने वाले हैं संभवतः वो परिचित ही है, क्योंकि वो इस सोसाइटी की सभी भौगोलिक परिस्थितियों को जानते थे, फ्लैट भी जानते थे। और ये जो दोनों माँ बेटी थी, ये अकेली ही यहाँ रहती थी करीब 8-10 साल से, और ये होम डिलीवरी का डेली नीड्स नाम से एक उपक्रम चलाती थी और घर घर सामान उपलब्ध कराने का ये काम करती थी। तो अब किस तरह से इनकी हत्या हुई है, कौन लोग हैं, उसकी विस्तृत जांच होगी। और अभी प्रारंभिक तौर पर फोरेंसिक टीम दोनों डेड बॉडी का इंस्पेक्शन कर रही है। उसके बाद यहाँ से इनको पीएम के लिए रवाना किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पोश इलाके में इस तरह की घटना होना निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक सनसनी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से इलाके में वाकई में सनसनी का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। रायपुर के महादेव घाट के खारून नदी में लाश मिली है। नदी में तैरते हुए लाश मिलने से इलाके में सनसनी है। अधेड़ की लाश देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, रायपुर के महादेव घाट के खारून नदी में लाश मिली। संवाददाता युगल जुड़ के। युगल, कौन है युवक, कैसी लाश यहाँ पर पहुंची है, जानकारी मिल पाई है कुछ? जी देखिए, खारून नदी है, उसमें एक बहती हुई लाश है, वो मिली है। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तत्काल डीडी नगर पुलिस को दी और उसके बाद मौके पर जाकर के शव को नदी से बाहर निकाला गया है। और ये अधेड़ की लाश है। अभी फिलहाल शिनाख्त है वो नहीं हुई है और आसपास के क्षेत्रों में पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये शव आया कहाँ से। कहीं नहाने के दौरान तो ये जो घटना है वो नहीं हुई है और आसपास के लोगों को गुम इंसान कहीं तो दर्ज नहीं है। इसकी पड़ताल है फिलहाल पुलिस कर रही है। उसके बाद शव को पीएम के लिए भेजा गया है। फिलहाल जो अधेड़ है उसकी अभी शिनाख्त है वो नहीं हो सकी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और अधेड़ की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सिंगरौली से खबर है, सिक्योरिटी गार्ड ने ग्रामीणों को पीट दिया। पावर प्लांट कंपनी के गार्ड ने लोगों को पीटा। जहां प्लांट के काम का ग्रामीण विरोध कर रहे थे, पिटाई से कई ग्रामीण घायल हो गए। माड़ा थाना के बधोरा पावर प्लांट का मामला है। घटना के दौरान पुलिस
मूक दर्शक बनी रही। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सिंगरौली से, जहां सिक्योरिटी गार्ड ने ग्रामीणों को पीट दिया। पावर प्लांट कंपनी के गार्ड ने लोगों को जमकर पीटा। रायपुर में गैंगस्टर अमन साहू से आज भी पूछताछ हो रही है। कोल व्यापारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग के मामले में पूछताछ हो रही है। गैंगस्टर के नेटवर्क के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई से संबंधों के बारे में पूछताछ हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा दूसरे गैंग से भी संबंधों में पूछताछ हो रही है। गैंगस्टर के निशाने पर कौन कौन से व्यापारी थे, एसएसपी संतोष सिंह ने क्राइम ब्रांच दफ्तर में गैंगस्टर से पूछताछ की। तो आप ये देखिए कि जो गैंगस्टर अमन साहू है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब अमन साहू से लगातार ये पूछताछ हो रही है। कारोबारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग मामले में पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ किन किन लोगों से संबंध है और कौन कौन से व्यापारी इस गैंग के निशाने पर थे, ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये देखिए लॉरेंस बिश्नोई से संबंधों को लेकर भी कुछ तथ्य सामने आए थे और इसको लेकर भी पूछताछ हो रही है कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई से कौन कौन से तार जुड़े हुए हैं, क्या क्या काम हो रहा है साथ में, या फिर किसके इशारे पर ये शूट किया गया है, निशाने पर कौन कौन से व्यापारी थे, गैंगस्टर के नेटवर्क के बारे में भी पूछताछ हुई है। ये तमाम सवाल गैंगस्टर अमन साहू से पूछताछ हो चुकी है और आज भी एक बार फिर से कारोबारियों को लेकर, व्यापारियों को लेकर क्यों मारा जा रहा है, क्यों निशाने पर हैं, कितने व्यापारी निशाने पर हैं, ये तमाम सवालों की बौछार आज एक बार फिर से होने वाली है। तो रायपुर में गैंगस्टर अमन साहू से आज एक बार फिर से पूछताछ हो रही है। कोल व्यापारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग के मामले में पूछताछ हो रही है। गैंगस्टर के नेटवर्क के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई से संबंधों के बारे में पूछताछ हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा दूसरे गैंग से भी संबंधों पर पूछताछ हो रही है। संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, अमन साहू से लगातार पूछताछ हो रही है और आज एक बार फिर से सवालों की झड़ी लगने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर संतोष कुमार सिंह वहां पूछताछ करने पहुंचे थे और उनके जो वकील है उन्हें भी सूचना दी गई थी। फिलहाल कल देर रात तक पूछताछ चली, लेकिन पूछताछ अनौपचारिक जो सवाल है वही है पूछे गए हैं। लेकिन अब बाकायदा जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसने एक सवाल की, लंबी सवाल की जो फहरिस्त है वो तैयार की है। आखिर कौन कौन से व्यापारी हैं जो छत्तीसगढ़ के अमन साहू गैंग के निशाने पर थे, उसके पीछे कहीं किसी का कोई सुपारी उपारी देने का जो मामला था वो तो नहीं है, किस तरह से गैंग का संचालन करता है। क्योंकि अमन साहू लंबे समय से जेल में बंद है, तो ऐसे में गैंग का संचालन किस तरह से किया जाता है, पैसे कहाँ से आते हैं, तमाम ये बिंदु हैं जिसकी पड़ताल है वो की जा सकती है। पूछताछ में एक लंबी सूची है वो तैयार की गई है। इसके अलावा अगर बात करें समोई बिश्नोई गैंग से अमन साहू का नाता बताया जाता है, तो कितना करीबी नाता है, किस किस तरह से जो क्या हथियारों की सप्लाई होती है, गुर्गा कौन ये उपलब्ध कराता है, कई ऐसे बिंदु है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में रेनू 2 मामले आए हैं अमन साहू गैंग से जुड़ा हुआ। एक पे जो योजना बनाने की बात थी सातिर अंदाज में, तो उस पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। दूसरा जो तेलीबांधा थाना क्षेत्र में जो फायरिंग हुई थी, तो 2 अलग अलग मामले हैं, सूची तैयार किया गया है पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। और इस तरीके से अमन साहू से पूछताछ हो रही है। गैंगस्टर के जो नेटवर्क है, कहां कहां से तार जुड़े हैं, किन किन राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है और कौन कौन से व्यापारी इनके निशाने पर हैं, तमाम सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।